इग्नू के तर्कशास्त्र के इस पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम लोग तर्कशास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाओं से परिचय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि तर्कशास्त्र में हमें क्या करना होगा, ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है और ये हमारी सामान्य भाषा की समस्याओं का समाधान भला किस प्रकार प्रदान करता है। तो हम लोग आरंभ करते हैं। आमतौर पे तर्कशास्त्र का परिचय प्राप्त करने के लिए जिस पुस्तक का सहारा हम लेते हैं उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लॉजिक बाय कोपी एंड कोहेन। वैसे तो अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं, लेकिन इसे आरंभिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत पाठ्यक्रम की टेक्स्ट बुक के तौर पर स्वीकार किया जाता है। कोपी एंड कोहेन कहते हैं कि यदि हमें तर्कशास्त्र को परिभाषित करना हो तो सबसे बड़ी समस्या तो ये बनती है कि तर्कशास्त्र की परिभाषा भला कैसे बनाई जाए। शुड वी कॉल लॉजिक एज द साइंस ऑफ थॉट्स? क्या हम इसे विचारों का विज्ञान कहें? लेकिन समस्या ये उत्पन्न होती है कि विचारों का विज्ञान तो मनोविज्ञान है। तो क्या तर्कशास्त्र को मनोविज्ञान के एक अंग के रूप में स्वीकार किया जाए या फिर मनोविज्ञान को तर्कशास्त्र के एक अंग के रूप में स्वीकार किया जाए? दोनों परिस्थितियां स्वीकार्य नहीं हैं, इसलिए इस परिभाषा का त्याग किया गया। कालांतर में कहा गया कि तर्कशास्त्र की एक नई परिभाषा गढ़ी जाए जिसमें यह कहा जाए कि तर्कशास्त्र को तर्क करने की कला के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। लॉजिक इज द आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन। यह परिभाषा भी सुधरी हुई प्रतीत होती है, किंतु समस्या यह है द आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन और द स्किल ऑफ आर्गुमेंटेशन इज द फोर्टे ऑफ लॉ। अर्थात तर्क करना और तर्क के द्वारा अपनी बात को सिद्ध करना ये तो विधिक क्षेत्र है। तो क्या तर्कशास्त्र को विधि के एक अंग के रूप में स्वीकार किया जाए या फिर विधि को तर्कशास्त्र के एक अंग के रूप में स्वीकार किया जाए? दोनों परिस्थितियां अस्वीकार्य हैं, इसलिए इस परिभाषा का भी त्याग किया गया। अंततः जो एक निश्चित परिभाषा हमारे सामने आई उसमें कहा गया लॉजिक इज द स्टडी ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन गुड एंड बैड आर्गुमेंट। अर्थात तर्कशास्त्र अच्छे और बुरे तर्क के मध्य विभेद करने का अध्ययन है। आई रिपीट, तर्कशास्त्र अच्छे और बुरे तर्क के मध्य विभेद करने का अध्ययन है। और यहां पर अच्छे और बुरे का अर्थ नैतिक संदर्भों में नहीं लेना है, बल्कि तकनीकी संदर्भ में लेना है, जहां पर अच्छे का अर्थ वैध, वैलिड और बुरे का आशय इनवैलिड या अवैध होता है। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड डिफिनेशन। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि तर्कशास्त्र का प्रयोग हम भला क्यों करें? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका यह दावा होगा, एंड दैट वुड बी राइटफुल क्लेम, तर्क तो हम यूं भी करते हैं। वी नो हाउ टू आर्ग्यू। वी आर्ग्यू इन आवर कॉमन पार्लेंस, इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, इन आवर पर्सनल रिलेशनशिप, एंड वी आर प्राउड दैट वी आर्ग्यू वेरी वेल। तो अगर मैं भली भांति तर्क कर पा रहा हूं तो मुझे तर्कशास्त्र को एक अलग विधा के रूप में पढ़ना भला क्यों जरूरी है? Why should I study logic if I'm already familiar with the process of argumentation? और इसका उत्तर भी बड़ा रुचिकर प्रतीत होता है। प्रोफेसर कोपी इसके लिए एक बड़े ही रुचिकर उदाहरण का प्रयोग करते हैं। इसे मैं अपने शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। कल्पना कीजिए कि बचपन में हम सभी अपने घर के सामने की गलियों में क्रिकेट खेला करते थे, बैट बॉल खेला करते थे, और हम बड़े अच्छे तरीके से खेला भी करते थे। हमें नियम भी पता थे।
But if you go to the professional field of cricket, then you would need a coach who tell you the techniques of cricket. यानी अगर आप पेशेवर रूप से क्रिकेट खेलना चाहें तो आपको एक कोच की आवश्यकता पड़ेगी। बेशक आप ये कह सकते हैं कि मैं बचपन से क्रिकेट खेलता आ रहा हूं, तो मुझे कोच की क्या आवश्यकता, कोच मुझे भला क्या सिखाएंगे। लेकिन इसका जवाब ये होगा कि बेशक आपको क्रिकेट खेलना पहले से आता है, लेकिन कोच के द्वारा बनाई गई तकनीक और कोच जब हमें ये बताएगा कि ये संभावित गलतियां आप कर सकते हो, और जब हमको पता होगा कि खेलने की प्रक्रिया में कहां-कहां पर हम गलतियां करते हैं, जाने में या अनजाने में, तो इस पूर्व ज्ञान के आधार पर गलतियों की संभावनाएं कहीं कम हो जाती हैं और निश्चित रूप से हमारा प्रदर्शन कहीं बेहतर हो जाता है। ये कुछ ऐसी ही बात है जैसे अगर आप सड़क पे अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं और अगर आपको पता नहीं है कि आगे एक स्पीड ब्रेकर है या आगे एक गड्ढा है, तो हो सकता है आपको एक धक्का लगे। लेकिन अगर आपको पहले से पूर्व ज्ञान हो कि आगे स्पीड ब्रेकर आने वाला है या आगे गड्ढा आने वाला है और आपकी गाड़ी डिसबैलेंस हो सकती है, तो आप पहले से ही स्टीयरिंग व्हील पे कुछ इस तरह का कंट्रोल बनाएंगे कि गाड़ी आपके कंट्रोल में रहे और बेहतर तरीके से चलती रहे। तो इसी प्रकार तर्कशास्त्र के संभावित नियमों, इसकी तकनीक और इसमें होने वाली संभावित गलतियों, जिनको हम लोग फैलेसीज कह करके बुलाते हैं, अगर हमें इनका ज्ञान पहले से ही हो जाए, अगर हम इन तकनीकों को आत्मसात कर लें, तो संभव है आप अपने तर्कों को कहीं बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सको। And that is why we study logic, because once we understand logic, we can present our argument in a much better manner. तो तर्क में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए हम लोग तर्कशास्त्र को एक विधा के रूप में प्रयोग करते हैं। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप किसी भी क्षेत्र के हो, चाहे आप समाजशास्त्र के हो, अर्थशास्त्र के हो, मनोविज्ञान के हो या दर्शन शास्त्र के हो, तर्कों का प्रयोग करना आपकी स्थिति, आपकी विशेषज्ञता को कहीं ज्यादा परिष्कृत करता है, रिफाइन करता है। और यही वजह है हम सबको तर्कशास्त्र का कम से कम मूलभूत परिचय तो होना ही चाहिए। तो इस प्रकार हमने समझा कि तर्कशास्त्र हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और यहां पर एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, तर्कशास्त्र का अध्ययन जिस रुचि के साथ पाश्चात्य जगत में किया जाता है, उसी प्रकार की रुचि के साथ भारतीय दर्शन में भी किया जाता है। तो जहां पे पाश्चात्य दर्शन में हमारे सामने एरिस्टोटल, पीएफ स्ट्रॉसन, रसल, क्वाइन, एएन व्हाइटहेड जैसे लोगों का नाम आता है, उसी तरह से भारतीय दर्शन में न्याय दर्शन का नाम आता है, जिसे हम लोग अनुमान शास्त्र के रूप में भी जानते हैं। अर्थात अनुमान की प्रक्रिया का अध्ययन करना ही अनुमान शास्त्र है और न्यायिक दर्शन की इसमें विशेषज्ञता है। हम दोनों को अलग अलग करके देखने का प्रयास करेंगे। आरंभ हम करते हैं तर्कशास्त्र के महत्व के साथ और ये किस प्रकार से हमारी भाषा के साथ जुड़ा हुआ है। तो तर्कशास्त्र की परिचर्चा आरंभ करने से पहले भाषा की एक संक्षिप्त चर्चा कर लेना अनिवार्य हो जाता है। यदि कोई आपसे पूछे कि हम मनुष्य दूसरे प्राणियों से किस प्रकार अलग हैं या श्रेष्ठ हैं, तो इसके अनेकानेक प्रत्युत्तर आ सकते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे हम सामाजिक प्राणी हैं और दूसरे नहीं, और इसलिए हम दूसरों से इतर हैं, दूसरों से अलग हैं। लेकिन कहा जा सकता है ऐसे अनेकानेक अन्य प्राणी भी हैं जो सामाजिक होते हैं। तो क्या हम एक जैसे हैं? क्या यही मनुष्य की विशिष्टता है? जवाब होगा नहीं। कुछ लोगों का दावा होगा कि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है और इसलिए विशिष्ट है।
तो क्या दूसरे प्राणी बौद्धिक नहीं हो सकते? वेल, वी हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ डिफरेंट क्रीचर्स, जैसे डॉल्फिन हो, चिंपांजी हो, ओरांगुटान हो, ये सब भी तकरीबन तकरीबन उसी प्रकार की बौद्धिक क्षमता रखते हैं जिस प्रकार की मनुष्य रखते हैं। ये भी मनुष्य की विशिष्टता नहीं हो सकती। तो क्या विशिष्टता होगी? तर्कशास्त्र के विशेषज्ञों का मानना होगा मनुष्य की जो सबसे महत्वपूर्ण क्षमता है, जो मनुष्य की नस्ल को दूसरों से अलग बनाती है, वो है सुव्यवस्थित भाषा के संप्रेषण का सामर्थ्य। इट मीन्स humans can know how to present their thoughts through the use of appropriate corpus of language। और यही वजह है कि मनुष्यों के पास सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि भाषाएं होती हैं। मनुष्य अपनी भाषा के द्वारा अनेकानेक कार्यों को साधने का प्रयास करता है। और इसका इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है कि मैं और आप यहाँ पर अगर जुड़े हुए हैं तो उसका केवल और केवल एक ही माध्यम है और वो है हमारी भाषा। So language is the exclusive feature of the human species which makes us relatively superior to others। ये भाषा हमारे लिए अनेकानेक कार्यों का निर्वाह करती है। इसके अनेकानेक प्रयोजन, उद्देश्य होते हैं जिनकी संतृप्ति करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा वैसे तो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है, लेकिन तर्कशास्त्री अपनी सुविधा के अनुसार भाषा के समस्त उद्देश्यों को 3 अलग-अलग खांचों में बांटने का प्रयास करते हैं। So there are 3 fundamental functions of language। भाषा के पहले उद्देश्य को हम लोग सूचनात्मक या तथ्यात्मक उद्देश्य कहकर के बुलाते हैं। इंफॉर्मेटिव और फैक्चुअल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। अर्थात जब भी हम अपनी भाषा का प्रयोग किसी न किसी तथ्य को उजागर करने के लिए करते हैं, किसी डेटा को पास ऑन करने के लिए करते हैं, तो हम उसे भाषा का सूचनात्मक उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं बोलूं यह एक कलम है, दिस इज अ पेन, अब ये कहना एक वस्तुनिष्ठ कथन है, सार्वभौमिक कथन है और आप इसे सही या गलत, सत्य अथवा असत्य के खांचे में रख सकते हैं, which means it is binary। तो हो सकता है मेरा ये कथन सही हो कि दिस इज अ पेन, तो ये एक सूचना है, एक तथ्य है। बट अगर मैं कहूं दिस इज अ कप, तो ये असत्य है, लेकिन फिर भी ये एक तथ्य है, एक सूचना है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाषा के सूचनात्मक या तथ्यात्मक उद्देश्य को हम सत्यापनीय कर सकते हैं, हम वेरीफाई कर सकते हैं। एक गणितज्ञ जब आपसे कहता है कि 7 + 5 = 12, तो ये भी स्वयं में एक सूचना या एक तथ्य है, क्योंकि आप इसे देखते हो, इसे समझते हो, हर कोई उसी प्रकार समझता है और अगर आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, सत्यापनीय भी कर सकते हो। भाषा के सूचनात्मक या तथ्यात्मक उद्देश्य की पूर्ति आमतौर पे विज्ञान में पाई जाती है, गणित में पाई जाती है और तर्कशास्त्र में पाई जाती है। So we use the informative or the factual function of language in science, mathematics and the field of logic। भाषा के दूसरे उद्देश्य को हम लोग संवेगात्मक या भावनात्मक उद्देश्य कहकर के बुलाते हैं। भाषा के इस प्रयोग का उद्देश्य ही होता है कि अपनी संवेगों, अपनी भावनाओं, अपनी संवेदनाओं को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करना और कभी-कभी इस बात की अपेक्षा रखना कि इस अभिव्यक्ति के कारण दूसरे के अंदर भी वही संवेग, वही भावनाएं उत्पन्न हो पाएंगी।
So we use the expressive or the emotive function of language to express our sentiments, feelings, or emotions in front of other. And by doing so, we expect that the same feelings would be inculcated in the heart of the audience or the listener as well. इस प्रकार की भाषा सार्वभौमिक और वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि मैं जिस प्रकार की संवेदनाओं की अभिव्यक्ति आपके समक्ष कर रहा हूं, आपके अंदर भी वही संवेग उत्पन्न हो पाए। कोई जरूरी नहीं जिस तीव्रता के साथ मैंने अपनी भावनाओं को उजागर किया, वो आपके अंदर भी भावनाओं की उसी तीव्रता को स्थापित करने में सफल हो पाए। इसलिए भाषा के इस उद्देश्य को हम लोग व्यक्तिनिष्ठ मानते हैं और आप इसे सत्य अथवा असत्य के खांचे में नहीं रख सकते। उदाहरण के लिए, अभी मैंने कहा था दिस इज अ पेन, लेकिन अब मैं कह रहा हूं आई लव माई पेन। मैं अपनी कलम से बहुत प्रेम करता हूं। यह सूचनात्मक कथन नहीं है, बल्कि ये संवेगात्मक कथन है, क्योंकि इसके द्वारा मैं अपनी कलम के प्रति प्रेम की भावना को अभिव्यक्त करने का प्रयास मात्र कर रहा हूं। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जब आप इस कथन को सुने तो आपके हृदय में भी कलम के प्रति प्रेम का भाव उजागर हो भी सकता है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं। इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो ये व्यक्तिनिष्ठ है और असत्यापनीय है। उदाहरण के लिए, जब एक कवि कहता है कि चंद्रमा के समान मुख, तो वास्तव में वो चंद्रमा और मुख के बीच में समानता नहीं स्थापित कर रहा, बल्कि मुख के सौंदर्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। जब नेताजी कहते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो इस कथन को आपको सूचनात्मक उद्देश्य के साथ नहीं समझना है, बल्कि भावनात्मक उद्देश्य के साथ समझना है, क्योंकि यह कथन शाब्दिक अर्थों में नहीं समझा जाना चाहिए, भावनात्मक अर्थों में समझा जाना चाहिए। ऐसा ही भाषा का दूसरा उद्देश्य होता है। अब हम लोग भाषा के तीसरे उद्देश्य पे होते हैं। यहां पर ना तो मैं ये कह रहा हूं कि एक कलम है, ना मैं ये कह रहा हूं कि मुझे अपनी कलम से प्रेम है, बल्कि अब मैं ये कह रहा हूं मेरे लिए एक कलम ले आओ, या कृपया मेरे लिए एक कलम ले आइए। इसे हम लोग इंपरेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज कहते हैं, या भाषा का आदेशात्मक या परामर्शात्मक उद्देश्य कहकर के बुलाते हैं, जिसमें भाषा के संप्रेषण के माध्यम से हम किसी कार्य का संपादन करना चाहते हैं, या कोई कार्य जो अनवरत रूप से चला आ रहा है हम उसमें सुधार करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं। जैसे क्लास में टीचर कहता है डू नॉट टॉक इन द क्लास। ये इंफॉर्मेटिव नहीं है, ये एक्सप्रेसिव नहीं है, बल्कि ये इंपरेटिव है। जब मैं कहता हूं कमरे की खिड़कियां बंद कर दो, तो ये भी आदेशात्मक है या परामर्शात्मक है। तो जहां पे भाषा के सूचनात्मक उद्देश्य का प्रयोग हमने गणित, विज्ञान और तर्कशास्त्र में किया, जहां हमने भाषा के भावनात्मक या संवेगात्मक उद्देश्य का प्रयोग पोएट्री में, कविता में, साहित्य में, पत्रकारिता में, पेंटिंग में, नृत्य कला में, अभिनय में अलग अलग जगह किया, उसी तरह से भाषा के आदेशात्मक और परामर्शात्मक उद्देश्य की पूर्ति या तो नीति शास्त्र में होती है या धर्म में होती है। क्योंकि जब मैं कहता हूं झूठ बोलना पाप है, तो वास्तव में मैं ये परामर्श दे रहा हूं झूठ मत बोलो। और अगर एक धर्म में कोई व्यक्ति कहता है कि अल्लाह बड़ा कारसाज है, तो कहीं ना कहीं वो ये भी कहना चाह रहे हैं अल्लाह के सामने अपना सर झुकाइए। जब हम कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है,
तो इसका कहने का मतलब है आप भी ईश्वर की प्रशंसा कीजिए। तो इस प्रकार से भाषा के 3 अलग-अलग उद्देश्य कोपी एंड कोहेन अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू लॉजिक में सुझाते हैं। इंफॉर्मेटिव, इमोटिव और इम्पेरेटिव। लेकिन इनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यह ध्यान में रखना है, तर्कशास्त्र में हम भाषा के सिर्फ और सिर्फ सूचनात्मक उद्देश्य का ही प्रयोग करेंगे, किसी और का प्रयोग नहीं करेंगे, अन्यथा हमारी तकनीक सही तरीके से प्रभावी न हो पाएगी। अब चूंकि भाषा के अनेकानेक उद्देश्य होते हैं, जैसा कि हमने देखा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस विशेष संदर्भ में हमें भाषा के किस उद्देश्य की पूर्ति करनी है। और चूंकि हमें नहीं पता होता, यही कारण है कि हम भाषा को गलत समझते हैं और अर्थ का अनर्थ होता है या फिर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। That is the reason why ordinary language gives rise to ambiguity and unclarity of meaning. और ऐसा होना काफी स्वाभाविक भी है और बारंबार हम लोगों के साथ ऐसा होता है। उदाहरण के लिए, यदि मैं खाना खा रहा हूं और डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए मैं सैंधव की मांग करूं, तो सैंधव शब्द के 2 अलग-अलग अर्थ होते हैं। नंबर 1 टेबल सॉल्ट एंड नंबर 2 हॉर्स। तो वैसे तो चूंकि मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ हूं, तो कॉन्टेक्स्ट से आपको समझना चाहिए कि मैं टेबल सॉल्ट की मांग कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई एक घोड़ा लेके चला है तो इसका मतलब होगा भाषा ने अपने कार्य को पूरी तरह से संपादित नहीं किया, या फिर भाषा के प्रयोग में कुछ न कुछ कमी, कुछ न कुछ खामी रह गई है। भाषा में इस तरह की खामियां बनी रहती हैं, और क्यों ना हो, भाषा अनेकानेक उद्देश्यों की समानांतर रूप से पूर्ति कर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि मैं शाम में अपने बच्चों से कहूं शाम हो गई है, तो इसके अलग-अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं। सूचनात्मक अर्थ भी निकल सकता है। मेरे बच्चे ये भी समझ सकते हैं कि अब उन्हें बाहर ग्राउंड में खेलना बंद कर देना चाहिए और घर के अंदर आ जाना चाहिए। मेरे बच्चे ये भी समझ सकते हैं कि अब पढ़ाई करने का समय हो गया है। तो आपने देखा, एक छोटे से कथन शाम हो रही है के अनेकानेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। इससे भ्रम की उत्पत्ति होती है, असमंजसता की उत्पत्ति होती है और विद्वंद की उत्पत्ति होती है। तर्कशास्त्रियों ने कहा, ये तो अच्छी स्थिति नहीं है। भाषा की सीमितता से हमें उबरने का प्रयास करना पड़ेगा। तो ये भला हम कैसे करें? अनेकानेक विधाओं ने ऐसा किया कि सामान्य भाषा की इन खामियों से उबरने के लिए उन्होंने मिलकर सोचे समझे तरीके से एक कृत्रिम भाषा, आर्टिफिशियल लैंग्वेज का निर्माण किया। एक ऐसी आर्टिफिशियल लैंग्वेज जो हमेशा ऑब्जेक्टिव बनी रहे, यूनिवर्सल बनी रहे और इसमें किसी भी प्रकार के भ्रम की गुंजाइश ना बने। उदाहरण के लिए, जब केमिस्ट्री ने हमसे कहा कि अगर आप जल शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हिंदी भाषी तो समझ जाएगा, लेकिन एक ग्रीक नहीं समझ पाएगा। और अगर आप एक्वा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो एक ग्रीक तो समझ जाएगा, लेकिन एक मुस्लिम नहीं समझ पाएगा। और अगर आप एक आब शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो एक मुस्लिम तो समझ जाएगा, लेकिन एक ब्रिटिशर नहीं समझ पाएगा। और अगर आप एक वाटर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो बाकी 3 नहीं समझ पाएंगे। क्यों ना इस चीज जिसे हम पानी, एक्वा, वाटर, आब कहकर के बुला रहे हैं, इसके लिए एक और केवल एक प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाए जो सभी के लिए समान हो। और इस तरह से हमने एक केमिकल सिंबल बनाया जो था H2O। अब H2O एक ऐसा सिंबल है जो चाहे यूनानी हो,
हिंदी भाषी हो, अरबिक हो या अंग्रेजी हो, हर व्यक्ति समान रूप से समान अर्थ के साथ समझ पाएगा। तो इस प्रकार से पानी को H2O कह करके बुलाना एक कृत्रिम भाषा का प्रयोग है और हमारे लिए अत्यंत उपयोगी भी होता है। आप सबको पता है कि हम लोग ने बॉटनी में भी अलग अलग तरह के बोटैनिकल नेम देखे, जूलॉजी में भी अलग अलग तरह के जूओलॉजिकल नेम्स को देखा। उदाहरण के लिए, जब हमने गुड़हल का फूल न कह करके हिबिस्कस रोजा सिनेसिस कहा, जब हमने फ्रॉग को राना टिग्रीना कहा, जब हमने ह्यूमंस को होमोसेपियंस कहा, तो हमने कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल किया जिसने एक कृत्रिम भाषा को जन्म दे दिया और ये निश्चित रूप से उस विधा के विशेषज्ञों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। हमने आयरन को Fe कह दिया, गोल्ड को Au कह दिया और सिल्वर को Ag कह दिया और इस प्रकार कालांतर में कृत्रिम भाषा का प्रयोग कहीं ज्यादा होता चला गया। हम सब ने अपने बचपन में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी और ये पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल वास्तव में आर्टिफिशियल लैंग्वेज से भरी हुई है और इसमें कोई कमी भी नहीं है। और अगर आप देखें तो गणित की भाषा भी तो एक कृत्रिम भाषा ही होती है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो तर्कशास्त्रियों ने कहा, अब हम प्रयास करेंगे कि समस्त सामान्य भाषा को हम ऐसी आर्टिफिशियल लैंग्वेज, कृत्रिम भाषा में रूपांतरित कर दें, बदल दें, ताकि उसमें व्याप्त अस्पष्टता समाप्त हो सके और उसमें एक सटीकता, स्पष्टता और व्यवस्था का भाव आ सके। So we want to create clarity, unambiguity and precision in our language, and that is why we as logicians prefer the use of artificial language. तो तर्कशास्त्र को आप एक ऐसी ही कृत्रिम भाषा के रूप में समझ सकते हैं जिसका उद्देश्य भाषा के समस्त विभ्रमों से, असमंजसों से उबरना है और सटीकता को स्थापित करना है। इस परिचर्चा को आरंभ करने से पहले सबसे पहले हम लोग तर्कशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाओं, कुछ तकनीकी पदों को समझ लें। तो तर्कशास्त्र की भाषा में जो पहला टर्म आता है, हम उसे कहते हैं प्रतिज्ञप्ति या प्रपोजिशन। इसे हम स्टेटमेंट या कथन कहकर भी बुलाते हैं। हालांकि दोनों के बीच में बड़ा ही मूलभूत सा विभेद है, लेकिन वो एडवांस लेवल की चीज है, तो अभी तो हम लोग सामान्य अर्थों में ही समझ रहे हैं। तो प्रपोजिशन शुड बी अंडरस्टूड एज द इंटेंशन ऑफ द सेंटेंस, अर्थात किसी भी वाक्य में निहित आशय ही उसकी प्रतिज्ञप्ति होती है। मतलब आप भाषा कैसी भी हो, उसका ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन कैसा भी हो, वो किस स्पेसिफिक लैंग्वेज में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा उद्देश्य उसकी प्रतिज्ञप्ति यानी कि उसके आशय को जानना है। तो रिमेंबर, सेंटेंस एंड स्टेटमेंट आर नॉट द सेम। वाक्य और कथन एक नहीं होते। वाक्य सामान्य भाषा में होता है, कथन कृत्रिम भाषा में होता है। इस स्टेटमेंट या कथन को ही हम प्रतिज्ञप्ति कहते हैं, क्योंकि वो वाक्य के आशय को स्पष्ट करने का प्रयास मात्र है। ये वस्तुनिष्ठ है और ये भाषा के सूचनात्मक उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसको आप सत्यापनीय भी कर सकते हो। नाउ दिस इज प्रपोजिशन। अब इस प्रपोजिशन की एक खास व्याकरणिक संरचना भी होती है। It has got a particular syntactical or grammatical structure. जब भी हमें किसी प्रतिज्ञप्ति को परिभाषित करना होता है तो हम कहते हैं प्रतिज्ञप्ति भाषा का ऐसा कथन है जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय से जुड़ा हुआ होता है और इस प्रकार किसी न किसी सूचना को प्रदान करता है। So proposition is that sentence which has one subject
and one predicate, and which performs the informative function of language. इसमें एक मात्रा और एक गुण का प्रदर्शन अनिवार्य होता है. Therefore, along with subject and predicate, it needs one quantity and one quality. क्वांटिटी आमतौर पे दो ही होती हैं, ऑल या फिर सम. मतलब हम कोई भी बात कुछ के बारे में कह रहे होते हैं या सभी के बारे में कह रहे होते हैं. गुण भी दो ही होते हैं, या तो सकारात्मक या निषेधात्मक, अफर्मेटिव और निगेटिव. तो इस प्रपोजिशन की, इस प्रतिज्ञप्ति के चार अलग अलग अवयव या घटक होते हैं. क्वांटिटी, सब्जेक्ट, क्वालिटी जिसको हम कॉपला या संयोजक भी कहते हैं, और प्रेडिकेट यानी कि विधेय. और इस वजह से हम जब कम्यूटेशन और परम्यूटेशन करते हैं, जोड़ घटाव करते हैं, तो हमारे सामने चार अलग अलग तरह की प्रतिज्ञप्तियां उपलब्ध होती हैं. सार्वभौमिक सकारात्मक प्रतिज्ञप्ति, यूनिवर्सल एफर्मेटिव प्रपोजिशन, जिसको हम ऑल एस इज पी के रूप में प्रदर्शित करते हैं. दूसरा, सार्वभौमिक निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति, इसे हम लोग नो एस इज पी के रूप में अभिव्यक्त करते हैं. तीसरा, विशेषात्मक सकारात्मक प्रतिज्ञप्ति, जिसे हम सम एस इज पी के रूप में प्रदर्शित करते हैं. और चौथा, विशेषात्मक निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति, पर्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन, जिसे हम लोग सम एस इज नॉट पी के रूप में प्रदर्शित करते हैं. तो हमारे पास चार अलग अलग तरह की प्रतिज्ञप्ति बची. ऑल एस इज पी, नो एस इज पी, सम एस इज पी एंड सम एस इज नॉट पी. तर्कशास्त्री इन चार मूलभूत अलग अलग प्रकार की प्रतिज्ञप्तियों के लिए भी चार अलग अलग प्रकार के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं. ऑल एस इज पी, जो कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन है, इसके लिए कैपिटल ए लेटर का इस्तेमाल किया जाता है. यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन, जिसे नो एस इज पी कहा जाता है, इसके लिए कैपिटल ई अल्फाबेट का प्रयोग किया जाता है. इसी प्रकार पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रपोजिशन सम एस इज पी के लिए आई अल्फाबेट का प्रयोग किया जाता है, और पर्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन सम एस इज नॉट पी के लिए ओ सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है. तो इस प्रकार चार प्रपोजिशंस बनती हैं, चार प्रतिज्ञप्तियां बनती हैं, ए, ई, आई और ओ. और ये जानना बड़ा रुचिकर है कि एक तर्कशास्त्री मानेगा कि इसके अलावा पांचवी कोई प्रतिज्ञप्ति नहीं होती. अर्थात हमारी सामान्य भाषा के सारे विचारों को आप इन चार में से किसी एक प्रतिज्ञप्ति के द्वारा स्थापित कर सकते हैं. ऐसा संभव है, ऐसा करना हो सकता है. तो ये तो हो गई प्रतिज्ञप्तियां. और सबसे पहले इसकी चर्चा हमको अरस्तु नाम के यूनानी दार्शनिक की पहली किताब लॉजिका में मिलता है. तो हम लोग लॉजिका को तर्कशास्त्र की पहली पुस्तक के रूप में स्वीकार कर सकते हैं. अब जबकि हमने चार अलग अलग प्रकार की प्रतिज्ञप्तियों को समझ लिया, तो अगले स्तर पर हम लोग प्रतिज्ञप्तियों के समूह को समझने का प्रयास करते हैं. इसको हम लोग तर्क वाक्य कह करके बुलाते हैं, आर्गुमेंट कह करके बुलाते हैं. तो आर्गुमेंट भला क्या हुआ? कुछ चीजें पूर्व ज्ञात हैं, उन पूर्व ज्ञात चीजों के आधार पर ही हम किसी नवीन प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति करने का प्रयास मात्र कर रहे हैं. So argument is a group of propositions in which from some known propositions we arrive at some unknown or fresh proposition. अर्थात तर्क वाक्य प्रतिज्ञप्तियों का ऐसा समूह है
जिसमें कुछ ज्ञात प्रतिज्ञप्तियों के आधार पर हम किसी नवीन प्रतिज्ञप्ति पर पहुंचते हैं। दिस इज द आर्गुमेंट, दिस इज द एक्ट ऑफ इन्फरिंग। तर्क वाक्य में जब कुछ प्रतिज्ञप्तियों को पूर्व ज्ञात माना जाता है तो हम उनको आधार वाक्य या प्रेमाइस कह करके बुलाते हैं। इसमें कुछ जानने को नहीं है, ये जैसे का तैसा है, आपको बस स्वीकार कर लेना है। लेकिन जिस नवीन प्रतिज्ञप्ति का आप गठन करते हो उसे हम लोग निष्कर्ष कह करके बुलाते हैं। यहां पे ये स्मरण रहना है कि आधार वाक्य को तो आपको सही मानकर ही आगे बढ़ना है, आप उनको क्रॉस चेक नहीं कर सकते, और क्रॉस चेक करना तर्कशास्त्री का जिम्मेदारी है भी नहीं। तो ऐसे में तर्कशास्त्री केवल और केवल दिए गए कथनों को आधार वाक्य मानकर उनके आधार पर ही किसी नतीजे तक पहुंचने का प्रयास करता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग तर्क प्रक्रिया, इन्फरिंग एक्टिविटी या फिर आर्गुमेंट कह करके बुलाते हैं। तो इस प्रकार तर्क वाक्य भी स्वयं में तर्कशास्त्र की एक मूलभूत अभिव्यक्ति है। यदि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दें, इसके आदर्श स्वरूप में प्रस्तुत करें, तो इसे युक्ति भी कहा जाता है, इसको सिलोजिज्म भी कहा जाता है। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, अगले व्याख्यान में करेंगे। तो अब हम परिचित हो गए प्रतिज्ञप्तियों से, आधार वाक्यों से, निष्कर्ष से और तर्क वाक्य से, जिसको हम युक्ति भी कह करके बुला सकते हैं। अब हम इसके लिए एक उदाहरण का प्रयोग करते हैं। अगर मैं बोलूं सभी मनुष्य मरणशील हैं, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ये एक आधार वाक्य है। हालांकि ये प्रतिज्ञप्ति भी है, लेकिन तर्क वाक्य के संदर्भ में ये एक आधार वाक्य है। और इसके पश्चात मैं ये बोलूं मैं भी तो एक मनुष्य हूं, आई एम अ ह्यूमन, तो मैं इससे एक नतीजे पे पहुंच सकता हूं, अतः मैं भी मरणशील हूं। ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, आई एम ह्यूमन, देयरफॉर आई एम मॉर्टल। ये जानना रुचिकर होगा कि जिस निष्कर्ष पर हम एक तर्क वाक्य के द्वारा पहुंचे, उस निष्कर्ष पर हम कभी भी अपने प्रत्यक्ष इंद्रिय संवेदन के द्वारा नहीं पहुंच सकते। और अगर आप पहुंचेंगे भी तो वो विश्वसनीय नहीं होगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं मैं इस बात को कभी सिद्ध नहीं कर पाऊंगा कि मैं मरणशील हूं, और जब मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो मैं सिद्ध करने के लिए स्वयं ही नहीं होऊंगा, तो ये बात बिल्कुल नहीं सिद्ध हो पाएगी। तो इस बात को सिद्ध करने का केवल एक जरिया है, अनुमान, लॉजिक या फिर आर्गुमेंटेशन। और ये प्रक्रिया अत्यंत रुचिकर लेकिन तकनीकी भी है। तो इस प्रकार हम लोग तर्क वाक्य को गढ़ करके किसी नतीजे तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। स्मरण रहे कि तर्क करने के भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, एक तरफ मैं आपसे कहूं ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज ह्यूमन, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल। दूसरी तरफ मैं एक अलग प्रकार के तर्क को गढ़ने का प्रयास करता हूं, जब मैं कहूंगा सोक्रेटिस इज ह्यूमन एंड मॉर्टल, प्लेटो इज ह्यूमन एंड मॉर्टल, एरिस्टोटल इज ह्यूमन एंड मॉर्टल, देयरफॉर ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। यद्यपि ये दोनों ही तर्क हैं, दोनों ही युक्तियां हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव, दोनों का नेचर बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलहदा है। जहां पर पहले वाले उदाहरण जिसमें मैंने आपसे कहा ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज ह्यूमन, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल, इसमें अगर आप गौर करें तो मैं शुरुआत कर रहा हूं एक सार्वभौमिक कथन के साथ, लेकिन मैं अंत कर रहा हूं एक विशेष कथन के साथ।
सार्वभौमिक कथन कौन सा था? ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। विशेष कथन कौन सा है? सोक्रेटिस इज मॉर्टल। इसमें कहीं ज्यादा सटीकता पाई जाएगी, लेकिन आप बाहर से कोई तथ्य नहीं ले सकते। केवल दिए गए तथ्यों के आधार पर ही नतीजे तक पहुंचना है। इसे हम लोग निगमन या निगमनात्मक तर्क वाक्य कह करके बुलाते हैं। इसके खिलाफ जो दूसरा तर्क था, जिसमें मैंने आपसे कहा सोक्रेटिस इज ह्यूमन एंड मॉर्टल, प्लेटो इज ह्यूमन एंड मॉर्टल, एरिस्टोटल इज ह्यूमन एंड मॉर्टल, देयरफॉर ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। वास्तव में अगर आप गौर करें तो इसमें मैं शुरुआत कर रहा हूं विशेष कथन के साथ और अंत कर रहा हूं एक सार्वभौमिक कथन के साथ। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोपोजिशन एंड एम रीचिंग अ जनरल और यूनिवर्सल प्रोपोजिशन। इसमें सटीकता और निश्चितता नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में मेरा नतीजा कहीं ज्यादा सशक्त हो जाए या खंडित भी हो जाए, लेकिन संभावना हमेशा बनी रहती है। इसे हम लोग आगमन या आगमनात्मक तर्क वाक्य, इंडक्शन और इंडक्टिव आर्गुमेंट कह करके बुलाते हैं। तो हमारे पास दो अलग अलग प्रकार के कथन हैं, डिडक्शन एंड इंडक्शन। डिडक्शन का प्रयोग करने के लिए आपको केवल और केवल प्रतिज्ञप्तियां चाहिए जिनका आप आधार वाक्य के तौर पर प्रयोग कर सको, और आपका नतीजा सदैव निश्चित होता है। दूसरी तरफ इंडक्टिव आर्गुमेंट में या आगमनात्मक तर्क वाक्य में आपका नतीजा कभी भी निश्चित नहीं होगा, लेकिन संभाव्य हमेशा बना रहेगा। उदाहरण के लिए, मैंने एक कौवे को देखा और उसे काला पाया, मैंने दूसरे कौवे को देखा, उसे भी काला पाया, मैंने तीसरे कौवे को देखा, मैंने उसे भी काला पाया, और उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि संभावना है कि दुनिया के सभी कौवे काले होते हैं। याद रखिएगा, ये संभावना है, ये निश्चितता नहीं है, क्योंकि कल को अगर मुझे किसी और रंग का कोई कौवा मिल गया तो मेरा ये तर्क वाक्य अपने स्वरूप को बदल लेगा। और आप जितने ज्यादा कौवों के उदाहरण को आधार वाक्य के तौर पर इंक्लूड करते जाओगे, सम्मिलित करते जाओगे, आपके नतीजे की संभावना भी और अधिक बढ़ती चली जाएगी। किंतु स्मरण रहे, संभावनाएं बढ़ती चली जाए, लेकिन बनी वो संभावनाएं ही रहेंगी, वो निश्चितता कभी भी नहीं ले पाएंगी, है ना? तो अगर आप दुनिया भर के सारे कौवों को देख लें, उसके बाद भी आप यही बोलेंगे कि संभवतः सभी कौवे काले होते हैं, निश्चित रूप से सभी कौवे काले होते हैं, ये आप नहीं कह पाओगे। तो एक तरफ है निगमन जो निश्चितता देता है, दूसरी तरफ है आगमन जो संभाव्यता देता है। ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से निश्चितता का स्वरूप हमको कहीं ज्यादा आकर्षित करता है, इसलिए तर्कशास्त्र में सदैव से डिडक्टिव आर्गुमेंट या निगमनात्मक तर्क वाक्य का वर्चस्व रहा है। हमने इसे ही पढ़ने का प्रयास किया, और अरस्तु तो सिर्फ और सिर्फ डिडक्टिव लॉजिक करते आ रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात को स्पष्ट कर देना चाहूं, उपयोगी तो निगमनात्मक तर्क वाक्य भी उतना ही है जितना आगमनात्मक, यानी दोनों का समान महत्व बना हुआ है। वास्तव में आपने विज्ञान के जितने भी सिद्धांतों को देखा, सुना, समझा होगा, वो कहीं ना कहीं कालांतर में most of the theories and the principles of science have been deciphered by the use of the inductive method of argumentation. तो जब भी हम किसी दवा का प्रभाव देखने का प्रयास करते हैं, तो हम लोग वैक्सीन का निर्माण करते समय पहले उसका प्रयोग करते हैं ना, पहले छोटे जानवरों पर, फिर उससे बड़े जानवरों पर, फिर उससे और बड़े जानवरों पर,
उसके बाद कुछ ऐसे मनुष्यों पर जो टर्मिनली इल है। अगर हर जगह पर उसका नतीजा संतुष्टिदायक आता है, तो एक साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुंचता है कि नाउ इट इज सेफ टू बी यूज्ड इन केस ऑफ हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स। अब ये सुरक्षित है और हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या ये निश्चित कथन है? नहीं, विज्ञान का कोई भी कथन निश्चित नहीं होता, संभाव्य अवश्य होता है ना? So that is why we say that most of the new theories are formed through inductive method. और जब भी आप रैंडम सर्वे, क्वेश्चनेयर करते हो, जब आप इंटरव्यू करते हो, जब आप डेटा कलेक्शन करते हो, तो एक्चुअली आप इंडक्टिव लॉजिक ही कर रहे होते हो। लेकिन लॉजिशियन, खासतौर पे कोपी और कोहेन जैसे राइटर्स कहते हैं कि हमारा फोकस कहीं ज्यादा डिडक्टिव लॉजिक के ऊपर है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही अलग है। हमारा उद्देश्य नवीन सिद्धांतों का निर्माण करना नहीं है, बल्कि नवीन भाषा का निर्माण करना है। एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज बनानी है जिसमें अस्पष्टता ना हो, उलझन ना हो, कंफ्यूजन ना हो, भ्रम ना हो, गलतियां ना हो। लॉजिक को ऐसे ही आर्टिफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी। इसलिए एक लॉजिशियन तुलनात्मक रूप से कहीं ज्यादा जोर डिडक्टिव लॉजिक या डिडक्शन पे देता है। ये जानना बड़ा रुचिकर होगा कि अपनी किताब इंट्रोडक्शन टू लॉजिकल थ्योरी में पीएफ स्ट्रॉसन पहले पेज पर ही एक प्रश्न उठाते हैं। वो कहते हैं, जब भी एक किताब को आप तर्कशास्त्री के तौर पर पढ़ेंगे, तो उस किताब की भाषा को समझने का आपका नजरिया बदल जाएगा। उदाहरण के लिए, प्लेटो की रिपब्लिक नामक पुस्तक को इंग्लिश लिटरेचर में भी पढ़ा जाता है और फिलॉसफी डिपार्टमेंट में भी पढ़ा जाता है। लेकिन जब एक इंग्लिश लिटरेचर का प्रोफेसर प्लेटो की रिपब्लिक को पढ़ेगा, तो हम उसको लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहते हैं। और जब प्लेटो की रिपब्लिक को एक लॉजिक का एक्सपर्ट पढ़ेगा, तो हम उसको लॉजिकल क्रिटिसिज्म कह करके बुलाते हैं। दोनों में क्या फर्क है? क्या दोनों एक ही चीज है, या दोनों में कुछ कमी है, कुछ अलग बात है? स्ट्रॉसन कहते हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लॉजिकल क्रिटिसिज्म दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, और दोनों के बीच में कभी भी कोई भी साम्यता नहीं हो सकती। क्योंकि जब हम किसी भी चीज का लिटरेरी क्रिटिसिज्म करते हैं, तो हम उसके भाषा विन्यास, उसके सौंदर्य को देखने का प्रयास करते हैं। जब हम सामाजिक जगत में उसे समझने का प्रयोग करते हैं, तो हम अपने इंद्रिय प्रत्यक्ष के साथ उसका तालमेल बैठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब एक तर्कशास्त्री किसी भी कथन को, भाषा को पढ़ता है, तो उसके आंतरिक सुसंगतता या अनुलग्नता को स्थापित करने का प्रयास करता है। मतलब एक लॉजिशियन लैंग्वेज की इंटरनल कंसिस्टेंसी को एस्टैब्लिश करने का प्रयास करता है। मतलब भाषा के कुछ कथन और कुछ अन्य कथन के बीच में सुसंगतता स्थापित हो पा रही है या नहीं, यही तर्कशास्त्री का उद्देश्य होता है। बाहरी जगत के साथ हो सकता है उसका कोई भी तारतम्यता ना हो, लेकिन उसके अंदर एक तारतम्यता, एक कंसिस्टेंसी होना अनिवार्य होता है। गणित भी ऐसी ही होती है। तो जब मैंने आपसे कहा 7 + 5 = 12, तो गौर कीजिए, इसमें कोई ग्रामर नहीं है, इसमें कोई भी भाषा अलंकार नहीं है। तो लिटरेचर वालों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। 7, 5 और 12 या फिर प्लस और इक्वल टू के साइन को आप बाह्य जगत में स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि ये जगत में पाए ही नहीं जाते। तो एक समाजशास्त्री के लिए भी इनका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब किसके लिए है? इसका मतलब केवल उस गणितज्ञ के लिए है जो इनके बीच में आंतरिक सुसंगतता, इंटरनल कंसिस्टेंसी स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। वो इस चक्कर में पड़ता ही नहीं कि जगत में 7 और 5 और 12 मिलेगा या नहीं मिलेगा।
वो केवल ये देखने का प्रयास कर रहा है कि 7 + 5 = 12 ही होता है, या 12 से ज्यादा होता है, या 12 से कम होता है, और अगर होता है तो इसकी तकनीक क्या होगी, इसका तौर तरीका क्या होगा, इसकी पद्धति क्या होगी। इसी तरह से एक लॉजिशियन, एक तर्कशास्त्री जब भाषा को पढ़ता है, समझता है, तो वो केवल उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी खोजता है, एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी नहीं खोजता है। और इसीलिए आपने ऐसे तर्क देखे होंगे जहां हम सुनते हैं सभी टेबल चेयर हैं, सभी चेयर ग्लास हैं, इसलिए सभी टेबल ग्लास हैं। आपने ये भी सुना होगा या सुन सकते हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी बिल्लियां घोड़े हैं, इसलिए सभी कुत्ते घोड़े हैं। एक सामान्य जन को ये अत्यंत ही बेतुकी सी बात लगेगी, लेकिन मैं और आप जो कि लॉजिशियन हैं, उन्हें बाह्य जगत से सुसंगतता स्थापित ही नहीं करनी। वो तो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें कुत्ते, बिल्ली और घोड़े शब्द से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इनकी इंटरनल कंसिस्टेंसी खोजनी है। तो मैं इस कथन को कुछ इस तरह से समझूंगा, अगर सभी कुत्ते बिल्लियां हों, गौर कीजिएगा, मैं कभी नहीं कह रहा कि कुत्ते बिल्लियां हैं, मैं कह रहा हूं अगर सभी कुत्ते बिल्लियां हों और अगर सभी बिल्लियां घोड़े हों, तो सभी कुत्ते घोड़े होंगे। दैट्स इट, फुल स्टॉप। यही हमारा कंक्लूजन है। ये कुछ इसी तरह की बात है, अगर सभी मनुष्य मरणशील हों और अगर मैं एक मनुष्य हूं, तो निश्चित रूप से मैं भी मरणशील होऊंगा। यही डिडक्टिव आर्गुमेंट है। और स्मरण रहे, यही वजह है कि डिडक्टिव आर्गुमेंट हमेशा वैलिड या इनवैलिड होता है। एक निगमनात्मक तर्क वाक्य सदैव वैध अथवा अवैध होता है, सत्य अथवा असत्य नहीं होता, क्योंकि सत्यता कभी से भी निगमन का गुण नहीं रहा। असल में एक तर्कशास्त्री सत्यता में रुचि ही नहीं लेता। वो कहता, कोई भी कथन सत्य है अथवा नहीं, ये जांचना मेरा काम नहीं है, बल्कि कोई भी कथन किस तरीके से प्राप्त किया गया, उसकी पद्धति क्या होगी, ये मेरा मूल उद्देश्य है और मेरी रुचि की विषय वस्तु है। तो अगर ऐसा है तो हमें उस पद्धति की सटीकता रखनी पड़ेगी। अगर आप अपने आधार वाक्यों के वजह से निष्कर्ष तक पहुंचने में सफल हो रहे हैं, तो वो एक वैध तर्क वाक्य है। और अगर आपके आधार वाक्य आपको निष्कर्ष तक नहीं पहुंचने दे रहे या गलत नतीजे तक पहुंचने में, तो आपको स्मरण रखना होगा, जैसा हमने पहले भी कहा था, सत्यता और असत्यता भाषा के सूचनात्मक उद्देश्य का एक गुण है। ट्रुथ और फॉल्सिटी is the essential trait of the informative function of language, यानी कि प्रपोजिशन, यानी कि प्रतिज्ञप्ति, जिसको हम लोग आधार वाक्य या नतीजा भी कहेंगे। So truth is the quality of proposition, but validity is the quality of deduction. I repeat, सत्यता प्रतिज्ञप्तियों का गुण है, जबकि वैधता निगमनात्मक तर्क वाक्य का गुण है। इस बात में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और स्मरण रहे कि अगर एक वैध तर्क वाक्य, वैध निगमनात्मक तर्क वाक्य ऐसा भी हो सकता है जो वैध तो है, लेकिन इसकी सारी प्रतिज्ञप्तियां और नतीजा असत्य है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि सभी 10 पैर वाले प्राणी बेवकूफ होते हैं,
मेरे 10 पैर हैं, अतः मैं बेवकूफ हूं। अगर आप गौर करें तो इसकी सारी प्रतिज्ञप्तियां असत्य हैं, लेकिन ये एक वैध तर्क वाक्य है, क्योंकि आप आधार वाक्यों की वजह से नतीजे तक पहुंच पा रहे हैं। तो वैध बने रहने के लिए सत्य होना किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर आपका तर्क वाक्य भी वैध हो और उसकी प्रतिज्ञप्तियां सत्य भी हो, यानी सारी कंडीशंस फुलफिल हों, तो हम उसको साउंड आर्गुमेंट कह करके बुलाते हैं या सशक्त निगमनात्मक तर्क वाक्य कह करके बुलाते हैं। सीधे और स्पष्ट तौर पर बोलूं तो ऐसा निगमनात्मक तर्क वाक्य जिसकी समस्त प्रतिज्ञप्तियां, और प्रतिज्ञप्तियों में आधार वाक्य भी आएगा और निष्कर्ष भी आएगा, तो जिसकी समस्त प्रतिज्ञप्तियां सत्य हो और जो वैध हो, साउंड आर्गुमेंट कहा जाता है, सुदृढ़ या सशक्त तर्क वाक्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है। याद करेंगे कि इसके अलावा जो निगमनात्मक तर्क वाक्य है उसमें भी बड़े विस्तृत रूप से विकास किया, और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण मेरे दिमाग में आता है वो है J.S. मिल के द्वारा दिया गया कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, जिसमें वो 5 अलग अलग तरह के संबंधों की बात करते हैं जिसके द्वारा हम चीजों में कारण कार्य संबंध स्थापित करते हैं। इसे मिल्स मेथड ऑफ एग्रीमेंट, मिल्स मेथड ऑफ डिसएग्रीमेंट, ज्वाइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट, मिल्स मेथड ऑफ कॉन्कोमिटेंट वेरिएंस और मिल्स मेथड ऑफ रेजिडुअल प्रोपोर्शन भी कह करके बुलाते हैं। लेकिन इन सारे नियमों को, जिनका प्रयोग बड़े ही आत्मविश्वास के साथ विज्ञान करता है, सांख्यिकी करती है और अन्य विधाएं करती हैं, एक तर्कशास्त्री कहेगा आपकी ये तकनीकें इंडक्टिव हैं, आगमनात्मक हैं, रुचिकर हैं, उपयोगी हैं और समझ में भी आती हैं, किंतु क्षमा कीजिएगा ये केवल संभाव्य हैं। These are merely probable, ये कभी भी निश्चितता और सटीकता नहीं दे पाएंगे। सटीकता और निश्चितता का भाव सिर्फ और सिर्फ डिडक्टिव आर्गुमेंट या निगमनात्मक तर्क वाक्य में ही आएगा, जिसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ लॉजिक में किया जाएगा। तो इस प्रकार आज की परिचर्चा में हम लोग ने तर्कशास्त्र की उत्पत्ति, तर्कशास्त्र की प्रकृति और तर्कशास्त्र की परिभाषा को समझा। हमने तर्कशास्त्र और सामान्य भाषा के संबंध को समझा, भाषा के 3 अलग अलग उद्देश्यों को समझा, किस प्रकार की भाषा तर्कशास्त्र के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक और उपयोगी है उसे समझा, और हमने देखा कि क्यों और किस तरह से एक तर्कशास्त्री सामान्य भाषा से निकलकर एक कृत्रिम भाषा यानी लॉजिक का निर्माण करता है या करना चाहता है। हमने तर्कशास्त्र के कुछ मूल पदों को समझा, जैसे प्रतिज्ञप्ति, आधार वाक्य, निष्कर्ष, निगमन, आगमन, संभाव्यता, वैधता, सत्यता और सुदृढ़ तर्क वाक्य। हमने इस प्रकार तर्कशास्त्र का एक बड़ा ही मूलभूत परिचय प्राप्त करने का प्रयास किया। आशा है आपकी अनेकानेक दुविधाओं का समाधान करने में हम सफल हो पाए होंगे। जो भी दुविधाएं बच रही होंगी या जो भी आगे की परिचर्चा है, उसके लिए हम आने वाले व्याख्यान में फिर से मिलने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, चूंकि ये व्याख्यान हिंदी में है और अगर इंट्रोडक्शन टू लॉजिक बाय कोपी एंड कोहेन आपकी समझ में ना आए तो आप लोग इग्नू के स्टडी मटेरियल का सहारा लें, और इसके साथ साथ कई किताबें भी उपलब्ध हैं जो कि हिंदी में हैं। नंबर 1, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया ने इंट्रोडक्शन टू लॉजिक बाय कोपी एंड कोहेन का हिंदी अनुवाद भी निकाला है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप प्रोफेसर कृष्णा जैन की पुस्तक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डॉक्टर अविनाश तिवारी की पुस्तक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप प्रोफेसर राम मूर्ति पाठक जी की पुस्तक का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी।
तो इस व्याख्यान को ध्यान से सुनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।